वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के चैप्टर 3 यानी स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। जैसे आपने पहले यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा होगा, वैसे ही अब हम स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर, पावर्स और फंक्शंस को समझेंगे। ये टॉपिक एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स एंड चैप्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में 5 चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही पार्ट 6 में भी 6 चैप्टर्स हैं जो स्टेट के बारे में हैं। पार्ट 6 में चैप्टर 1 जनरल प्रोविजंस के बारे में है, चैप्टर 2 स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चैप्टर 3 स्टेट लेजिस्लेचर, चैप्टर 4 गवर्नर के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, चैप्टर 5 हाई कोर्ट और चैप्टर 6 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में है। आज हम चैप्टर 3 यानी स्टेट लेजिस्लेचर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पैरेलल्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर समझने के लिए आपको यूनियन लेजिस्लेचर के आर्टिकल्स याद होने चाहिए। जैसे आर्टिकल 74 में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, वैसे ही स्टेट में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को एडवाइस करते हैं। आर्टिकल 75 में जो क्लॉजेज हैं उनका स्टेट वर्जन आर्टिकल 164 में मिलता है। यहाँ भी 15% मैक्सिमम लिमिट होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स सेम हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव कंपोनेंट्स। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल शामिल होते हैं। गवर्नर प्रेसिडेंट के बराबर होता है, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बराबर और एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल के बराबर होता है। एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करता है और उसके क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जज के लिए अप्लाई करते हैं। आर्टिकल्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट वर्जन्स। यूनियन के आर्टिकल 74 से 111 तक के प्रोविजंस को अगर 89 ऐड करें तो स्टेट के आर्टिकल्स मिलते हैं। जैसे आर्टिकल 74 प्लस 89 इज इक्वल टू 163, जो स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल है। इसी तरह 75 का स्टेट वर्जन 164 है, 76 का 165 और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। ये पैरेललिज्म आपको स्टेट लेजिस्लेचर को आसानी से समझने में मदद करेगा। कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168। स्टेट लेजिस्लेचर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा के बराबर है और लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा के बराबर, लेकिन सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता, सिर्फ 6 स्टेट्स में ही ये होता है, इसलिए ये डिफरेंस ध्यान में रखना ज़रूरी है। समरी एंड स्टडी टिप्स। तो दोस्तों, स्टेट लेजिस्लेचर को समझने के लिए पहले यूनियन लेजिस्लेचर के आर्टिकल्स को अच्छी तरह रिवाइज करना ज़रूरी है। फिर आपको 89 ऐड करके स्टेट के आर्टिकल समझने चाहिए। इस तरह आपको स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर, पावर्स और फंक्शंस आसानी से समझ में आएंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, साथ ही 3 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा भी कहते हैं। ये लोअर हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बाईकैमरल लेजिस्लेचर। कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है जिसे विधान परिषद कहते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस होता है। ऐसे स्टेट्स जहां दोनों हाउसेज होते हैं उन्हें बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। भारत के 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है।
क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट या अबॉलिश करना पार्लियामेंट के हाथ में होता है। कोई भी स्टेट अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहता है तो वो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है। पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती। राज्यसभा परमानेंट हाउस है और कभी अबॉलिश नहीं होती, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया जा सकता है। कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168। स्टेट लेजिस्लेचर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं: गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा के बराबर है और लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा के बराबर। लेकिन सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता, सिर्फ 6 स्टेट्स में ही ये होता है, इसलिए ये डिफरेंस ध्यान में रखना ज़रूरी है। स्ट्रेंथ एंड मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 60 मेंबर्स। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सिक्किम, जहां मिनिमम 30 मेंबर्स अलाउड है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली के 15% तक हो सकती है। कॉम्पोजिशन एंड इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का कॉम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स होता है। टोटल मेंबर्स का मैक्सिमम 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली से, 1/3 लोकल बॉडी से, 1/12 ग्रेजुएट से, 1/12 टीचर से और 1/6 गवर्नर नॉमिनेट करता है। इलेक्शंस इनडायरेक्ट होती है, मतलब पब्लिक डायरेक्टली वोट नहीं करती। ड्यूरेशन एंड टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म 5 इयर्स होती है, बिल्कुल लोकसभा की तरह। लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट हाउस होती है, जिसमें 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। मेंबर्स की टर्म 6 इयर्स होती है। क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मिनिमम एज 25 इयर्स है और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 इयर्स। ये क्वालिफिकेशंस लोकसभा और राज्यसभा के बराबर है। मेंबर को इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। सेशंस एंड पावर्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के सेशंस को प्रोरोग, एडजर्न या डिसॉल्व कर सकता है। गवर्नर की एड्रेस स्टेट लेजिस्लेचर को होती है, जो बजट सेशन में होता है, और इसे मोशन ऑफ थैंक्स भी कहते हैं। गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली दोनों को एड्रेस करता है। राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। वो दोनों हाउसेस में बोल सकता है और प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। ये रोल अटॉर्नी जनरल के बराबर होता है, जो यूनियन में होता है। ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। ये ऑफिसर्स लेजिस्लेचर के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वोटिंग, कोरम एंड मनी बिल्स। लेजिस्लेचर में वोटिंग और कोरम के रूल्स लोकसभा के जैसे ही होते हैं। मनी बिल्स की प्रोसीजर भी सिमिलर होती है। गवर्नर को बिल्स को एसेंट देने का अधिकार होता है। कुछ बिल्स पर गवर्नर वीटो पावर भी यूज कर सकता है, लेकिन मनी बिल्स पर वीटो नहीं होता। असेंट ऑफ गवर्नर एंड वीटो पावर्स। गवर्नर बिल्स को एसेंट दे सकता है या वीटो कर सकता है। वीटो के 3 टाइप्स होते हैं: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो यानी बिल को वापस भेजना, और पॉकेट वीटो यानी बिल को इंडेफिनिटली होल्ड करना। पॉकेट वीटो का कोई टाइम लिमिट नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पर वीटो पावर नहीं होती। रिजर्वेशन ऑफ बिल्स फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। गवर्नर कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर सकता है अगर वो समझे कि बिल फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। इससे प्रेसिडेंट को बिल पर डिसीजन लेने का मौका मिलता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पेश की जाती है, जिसमें एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का डिटेल होता है, जिसे प्रेसिडेंट के नाम से प्रेजेंट किया जाता है। ये बजट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बजट प्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट के रूप में जाना जाता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने प्रेसिडेंट के नाम से पेश किया जाता है। स्टेट लेवल पर भी ये स्टेटमेंट गवर्नर के नाम से दोनों हाउसेस के सामने पेश होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का जिक्र नहीं है, बल्कि इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। बाकी सब प्रोविजंस यूनियन और स्टेट दोनों में लगभग सेम है।
लैंग्वेज इन लेजिस्लेचर एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशंस। आर्टिकल 120 में लैंग्वेज के बारे में बात होती है, जिसका स्टेट वर्जन आर्टिकल 210 है। पार्लियामेंट में जजेस के कंडक्ट पर डिस्कशन अलाउड नहीं है, आर्टिकल 121, स्टेट वर्जन 211। इसी तरह कोर्ट्स को भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं है, आर्टिकल 122, स्टेट वर्जन 212। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 213। गवर्नर को भी प्रेसिडेंट की तरह ऑर्डिनेंस बनाने का अधिकार दिया गया है जब लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल सेशन में नहीं होती। ऑर्डिनेंस इमरजेंसी सिचुएशंस में बनाई जाती है, जैसे कोविड के दौरान डॉक्टर्स पर अटैक के केसेस में। लेकिन ऑर्डिनेंस को लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के सामने 6 हफ्तों के अंदर अप्रूव करवाना ज़रूरी होता है, वरना वो एक्सपायर हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने डीसी वधवा केस में रिपीटेड ऑर्डिनेंस बनाने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और कूपर केस में कहा कि ऑर्डिनेंसेस जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स एंड रोल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के एडवाइस पर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, लेकिन डिफेक्शन के केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने होतो हो लोहन केस में कहा कि स्पीकर के डिसीजंस जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट हैं। सर्टिफिकेशन ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल को सर्टिफाई करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास होता है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पास। केएस पुट्टास्वामी केस यानी आधार जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी बिल सर्टिफिकेशन जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है, यानी जुडिशरी इस पर नज़र रख सकती है। प्रोसीजर एंड पावर्स रिलेटेड टू मनी बिल्स। मनी बिल्स को राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल को 14 डेज के अंदर अप्रूव करना होता है। राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल मनी बिल्स में अमेंडमेंट्स नहीं कर सकती, सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती हैं। अगर 14 डेज में कोई रिकमेंडेशन नहीं आती तो बिल लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के ओरिजिनल फॉर्म में पास माना जाता है। ऑर्डिनरी बिल्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पावर। ऑर्डिनरी बिल्स में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का इक्वल पावर नहीं होता। लेजिस्लेटिव असेंबली का अधिक पावर होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑर्डिनरी बिल्स को मैक्सिमम 4 मंथ्स तक डिले कर सकती है, पहले 3 मंथ्स फिर 1 मंथ। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑर्डिनरी बिल पास कर देती है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजा जाता है। एसएससी एग्जाम्स में इतना डिटेल नॉलेज नहीं पूछा जाता, इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आर्टिकल्स याद रखने चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर के आर्टिकल्स यूनियन के आर्टिकल से 89 या 90 ऐड करके मिलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के कॉम्पोजिशन में 1/3 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली से, 1/3 लोकल बॉडी से, 1/12 ग्रेजुएट्स, 1/12 टीचर्स और 1/6 गवर्नर नॉमिनेट करता है। ये नॉमिनेशन राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स जैसा होता है। लोकल बॉडीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड प्रोविजंस 97th अमेंडमेंट से जुड़े हैं, जिसे लोकल बॉडीज के टॉपिक में डिटेल में देखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। ऐसे